हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं ब्लड ग्रुप सीरीज। क्या है ये सीरीज? इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है और मेनली ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। यानी कि जो हम पढ़ते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं, इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में कैसे ये ब्लड ग्रुप एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाते हैं, इन ब्लड ग्रुप्स का मिलना क्यों जरूरी होता है, ये सारी चीजें मैं इस सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं हर वीडियो आने वाली वीडियो में एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस ब्लड ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है। तो आज की वीडियो में जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है हमारा ब्लड। यानी कि बेसिकली कुछ भी और जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ब्लड क्या होता है। डू यू नो ब्लड क्या होता है? किसी को कोई अंदाजा ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है, ब्लड के लिए अगर हम एक वर्ड में मैं आपको डिफाइन करूं तो ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसको थोड़ा सा एक एनालॉजी से या एक आप कहानी से समझिए। थोड़ा सा कहानी से कैसे समझिए? मान लीजिए क्या हुआ कि एक सिटी है, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में कहीं पर एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, ठीक है, और भी चीजें हैं, मान लीजिए बिल्डिंग्स हैं, और ये काफी बिल्डिंग्स है। तो एक बच्चे को अगर अपने घर से स्कूल जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो कहीं भी जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? रास्ते चाहिए होंगे, और उन रास्तों पे चलने के लिए कोई चीज चाहिए होगी। तो जो मेन चीज जो इन सब चीजों को कनेक्ट करती है एक सिटी के अंदर, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है सिटी के अंदर, जो भी जगहें हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के लिए, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का में अगर उसको हम कहें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा जो होता है वो होता है ब्लड। यानी कि भले ही रोड्स बनी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उन रोड्स पे चलने के लिए कोई गाड़ी चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचा सके। तो वही गाड़ी जो है, उस ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो होता है ब्लड। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। क्लियर? एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की तरह काम करता है, और साइंटिफिकली ये क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि टिश्यू, ब्लड टिश्यू कैसे हो सकता है? क्योंकि जनरली हमने जो टिश्यू के बारे में सुना है वो सॉलिड टिश्यूज को ज्यादा समझा है। जैसे कि मान लीजिए हमारी स्किन हो गई, वो एक टिश्यू है, और हमारे ऑर्गन का एक कोई पार्ट हो गया, वो एक टिश्यू है। लेकिन हमने इस तरीके का टिश्यू कभी सुना ही नहीं, ब्लड को एज अ टिश्यू कभी ज्यादा समझा नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं कि हम ब्लड को एक टिश्यू कैसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा टिश्यू की डेफिनेशन पे, कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या कहती है। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू क्या होता है? अगर टिश्यू की सिंपल डेफिनेशंस को हम समझे, तो टिश्यू की जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो होती है अ ग्रुप ऑफ सेल्स that is present together similar in origin and perform similar function। तो टिश्यू क्या होते हैं? बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो जनरली एक ही ओरिजिन के होते हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइंड होते हैं। ऐसे किसी भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स को, यानी कि कोशिकाओं के एक समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड क्या हुआ? ब्लड भी ऐसे सेल्स का बना हुआ होता है जो एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एक ही जैसी ओरिजिन की सेल्स से बने हुए। यानी कि ब्लड की जो सेल्स होती है वो जनरली एक ही ओरिजिन से बनी होती है, इसी वजह से हम इसको टिश्यू कहते हैं।
और क्योंकि ये बॉडी में कनेक्ट करने का काम करता है चीजों को, तो ये कनेक्टिव हुआ, और ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसीलिए लिक्विड। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ब्लड, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, वो होता है हमारा ब्लड। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके आगे हम जानेंगे ब्लड से रिलेटेड कुछ जनरल फैक्ट्स। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और इसके आगे हम जनरल फैक्ट्स जानेंगे। वो जनरल फैक्ट्स तो हम क्या जानेंगे, की फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड जो है उसके बारे में कुछ की फैक्ट्स हम जानेंगे कि कौन कौन से कुछ जरूरी चीजें हैं या कौन कौन से कुछ की फैक्ट्स हैं जो हमें अपने ब्लड के बारे में जानने चाहिए या हमें पता होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है। जो सबसे पहला सवाल होता है वो होता है कि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो जनरली कंसीडर किया जाता है, कितना कंसीडर किया जाता है, 8% ऑफ बॉडी वेट। यानी कि किसी भी इंसान की बॉडी का जितना वेट होता है, यानी कि किसी इंसान का खुद का वेट होता है, उसका 8% हिस्सा जो होता है वो उतना अमाउंट उसकी बॉडी में ब्लड का होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक 70 kg का पर्सन है, एक 70 किलो का इंसान है, उसमें उसका 8% ब्लड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये करीब 5.6 लीटर आएगा। तो ये जो 5.6 लीटर आया, ये क्या हुआ कि 70 किलो के इंसान में लगभग 5.5 लीटर के आसपास का ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये होता है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट होगा, तो वो अप्रोक्स 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हमारा है पीएच, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है। तो जनरली जो हमारे ब्लड का पीएच कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है 7.35 टू 7.45। तो अगर आपको पता हो पीएच स्केल पे 7 जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूट्रल, और 7+ वैल्यूज होती हैं एल्कलाइन, यानी कि बेसिक। यानी कि जो 7 से ज्यादा जो पीएच होता है उसका मतलब होता है क्या, एल्कलाइन इन नेचर। इसीलिए अगर हम इन वैल्यूज को कंसीडर करें तो हमारे ब्लड का जो नेचर हो गया वो कैसा हो गया, स्लाइटली एल्कलाइन। यानी कि हमारा ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी कि हल्का सा बेसिक नेचर का होता है हमारा ब्लड। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा फैक्टर जो हमें जानना जरूरी है वो क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा फैक्टर जो हमें जानना जरूरी होता है वो होता है क्या, हमारे ब्लड का पीएच। तो हो गया हमारा टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर जो होता है हमारे ब्लड का वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना, स्लाइटली हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्या, हमारे ब्लड का टेम्परेचर। यानी कि हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग 1 डिग्री के आसपास ज्यादा होता है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है हमारे क्या, ब्लड का कलर कैसा होता है। क्लियर। तो हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है ये भी एक बड़ा फैक्टर, और ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे ब्लड का, क्योंकि हमारे ब्लड का दो तरीके का कलर होता है बेस्ड कि हमारा ब्लड प्योर है या इम्प्योर है। क्लियर। तो जो हमारा प्योर ब्लड होता है यार, प्योर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका कलर जो होता है वो होता है ब्राइट रेड। ब्राइट रेड कलर होता है, यानी कि डार्क लाल कलर होता है। वहीं पर जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिससे ऑक्सीजन ना मिली हो, उसका जो कलर होता है वो होता है डार्क रेड। कैसा होता है, डार्क रेड कलर होता है। और इसी डार्क रेड होने की वजह से, लेकिन हम जब अपनी वेन्स को देखते हैं तो ये डार्क रेड कलर हमें कुछ कुछ ब्लूइश अपीयरेंस देता है, यानी कि नीला अपीयरेंस देता है। क्लियर। तो ये हो गए कुछ फैक्टर्स जो हमें हमारे ब्लड के बारे में जानना जरूरी थे। अब हम इनको एक बार में पूरा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और किस किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। तो हमारा कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो सबसे पहला फैक्टर था कि अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना होता है बॉडी में। क्लियर। यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है। दूसरा, उस ब्लड का पीएच कितना होता है। तीसरा, उस ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। और चौथा, उस ब्लड का कलर क्या होता है। क्लियर। तो ये चार मेन फैक्टर्स हो गए कि हमारे ब्लड का अमाउंट कितना होता है, पीएच कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है और उसका कलर क्या होता है। तो हमारे ब्लड का अमाउंट होता है अप्रोक्स 8% ऑफ बॉडी वेट। क्लियर। पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45। टेम्परेचर कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस, विच इज ग्रेटर देन 30 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और कलर कैसा होता है, इसमें दो चीजें आती हैं। पहली, ऑक्सीजनेटेड, जो कि कैसा होता है हमारा ब्राइट रेड, और दूसरे क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड, जो कि होता है डार्क रेड। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें अपने ब्लड के बारे में जरूरी होते हैं जानना। क्लियर। ये कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज हमें जाननी है कि आपने अगर ब्लड को देखा हो, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड भरा हुआ है इसमें, तो अगर आपने ब्लड को कभी देखा हो तो उसमें आपने एक चीज ये नोटिस करी होगी कि जो ब्लड होता है वो बिल्कुल लिक्विड दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या ब्लड पूरी तरीके से लिक्विड होता है, उसके अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लड के अंदर और भी चीजें प्रेजेंट होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दूध। जब आप दूध को देखते हैं तो आपको लगता है ये सिर्फ दूध है, इसके अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब आप दूध को क्या करते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसको मथते हैं, उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो उसी तरीके से ब्लड जो होता है जब उसको क्या किया जाता है, मथा जाता है। अब मथने के लिए, इसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज होता है वो क्या किया जाता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी कि
सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है उससे गुजारा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ब्लड को टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, उसमें रख के जब जोर से घुमाते हैं तो ब्लड दो मेन हिस्सों में बढ़ जाता है। यानी कि जो हल्का हिस्सा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, वो ऊपर आ जाता है। यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हैवी पार्ट होता है ब्लड का वो सब नीचे बैठ जाता है। तो जो ये ऊपर जो हल्का पार्ट आ जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और जो नीचे बैठ जाता है इसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड के जो दो मेन पार्ट हो गए वो क्या हो गए, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। अगर मैं ब्लड का कंपोजिशन ड्रॉ करूं, यानी कि ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, ब्लड कंपोजिशन वो क्या होता है। तो ब्लड कंपोजिशन में दो मेन चीजें होती हैं हमारे पास, क्या क्या, प्लाज्मा जो कि अबाउट 55% होता है, और ये दूसरा होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये अबाउट 45% होता है। क्लियर। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं और जो प्लाज्मा है, इसके भी और एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके भी दो मेन हिस्सों में ये प्रेजेंट होते हैं। वो दो मेन हिस्से क्या होते हैं, प्लाज्मा में जो एक मेन हिस्सा होता है वो होता है वाटर, जो कि 90% ऑफ प्लाज्मा होता है। क्लियर। और प्लाज्मा का जो बचा हुआ 10% हिस्सा है वो क्या होते हैं, वो होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है, अगर हम नोट करना चाहें कि ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है, तो इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जो होते हैं वो सबसे पहले होते हैं शुगर्स, यानी कि जो ग्लूकोज हो गया, और भी जो शुगर, सिंपल शुगर ही मेन लीजिए ग्लूकोज होता है। और क्या होता है, दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं क्या, आयंस, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं, गैसेस, CO2, O2। इसके अलावा ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, जैसे कि जो मेजर प्रोटीन्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन, और भी होते हैं। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। और क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में, प्रोटीन हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। और भी कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये कुछ मेजर चीजें प्रेजेंट होती हैं किसमें, हमारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर, यानी कि ये ब्लड में घुले हुए रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट हो गया वो क्या हो गया हमारा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ बहुत मेजर चीजें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBCs, और ये होती है अबाउट 99% फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हो गई WBCs, ये लेस देन 1% होती है। और तीसरी हो गई क्या, हमारी प्लेटलेट्स, जो कि कितनी होती हैं, लेस देन 1%। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, एक्चुअली यही जो मेन रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे पहली बार वो सब इसी की वजह से होता है। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं,
वो सब जब हम आगे वाली सीरीज में आने वाली वीडियोस में मैं एक एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज हम ओवरव्यू जानना है कि हमारा ब्लड क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो हमारा मेन जानने की चीजें हैं। इसके अलावा जो इनका डिटेल्स है वो मैं आने वाली एक एक वीडियो में हर चीज कवर करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब एक और मेजर चीज जो हमें जाननी है, जिसपे बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं होती कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले बात करी ब्लड, तो हमने ब्लड में क्या बात करी कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारा प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। लेकिन एक वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो क्या होता है कि उस वर्ड का मतलब वो होता है सीरम। यानी कि वो वर्ड आपने ये बहुत सुना होगा सीरम, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपको अभी याद हो, अभी पढ़ाए हैं जस्ट याद तो हो गई, उसमें क्या पढ़ाया था मैंने, एक चीज होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स। मैंने बताया था प्लाज्मा का जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस वाला पार्ट होता है उसमें एक चीज होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो सीरम क्या होता है, सीरम जो एक्चुअली होता है वो होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी कि जो हमारा सीरम होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर हम अपने प्लाज्मा में से क्या करें, क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दे, तो जो चीज बनेगी वो कहलाती है सीरम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा और सीरम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वो यही होता है कि अगर हम प्लाज्मा के सॉल्युबल सब्सटेंसेस में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग कर दें तो जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई और टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में आपको कुछ गलती लगी हो, मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप अपने सजेशंस और मेरी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर भी करूंगा।